हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है। ठीक है, सो आइए उससे पहले कुछ बेसिक हम लोग जानते हैं। ठीक है, सो मान लेते हैं दिस इज द बाउंड्री एंड दिस इज द नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन है, इस बाउंड्री पर ये नॉर्मल है। ठीक है, इस बाउंड्री के ऊपर साइड मीडियम 1 है, इसके नीचे मीडियम 2 है। लेट n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, n1 को हम लोग रेयरर मान रहे हैं, n2 को हम लोग डेंसर मान रहे हैं। ठीक है, डेंसर का मतलब है कोई मीडियम अगर डेंसर है किसी दूसरे मीडियम के कंपेरिजन में, दैट मीन्स उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम से ज्यादा है। ठीक है, सो दैट मीन्स n2 इज ग्रेटर देन n1। ठीक है, n2 अगर ग्रेटर देन n1 है, सो n2 क्या होगा, ये मीडियम डेंसर होगा, ये मीडियम रेयर होगा। ठीक है, और अगर n1 का वैल्यू n2 से ज़्यादा होगा तो ये मीडियम डेंसर हो जाएगा, ये रेयर हो जाएगा। अब डेंसर और रेयर मीडियम का मीनिंग क्या है, देखिए दो मीडियम अगर आपको गिवन है, एक डेंसर दिया है एक रेयर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो रेयर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट वो ज़्यादा होगा। ठीक है, लाइट ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा। ठीक है, जो रेयर मीडियम है, और जो डेंसर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट रेयर के कंपेरिजन में कम होगा। ठीक है ना, जैसे अगर यहाँ पर देखते हैं n2 और n1 है, दिस इज n2 एंड दिस इज n1। n2 हमने डेंसर दिया है। ठीक है, तो अगर ये डेंसर है तो डेंसर मीडियम में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, लेस होगा। ठीक है, और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा क्योंकि ये रेयर है। ठीक है, ओके। देन I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो ये जो एंगल है इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। मींस जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रे क्या हो जाएगा, दिस रे इज इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और दूसरे मीडियम में जो रे चला गया इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ओके। सो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगा इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये मीडियम रेयर है और ये डेंसर है, सो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब रे जाता है, ठीक है, रे ऑफ लाइट जाएगा तो वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। मीन्स अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर जो है ये आई से कम होगा। ठीक है, मीन्स रे को एक्चुअली इस लाइन में जाना था, बट रे क्या हो गया, अपने पाथ से डेविएट होकर नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया ना। ठीक है, सो ये जो एंगल देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। सो यहाँ पर डेल्टा जो होगा एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज इफ दिस इज आई, सो देखिए ये टोटल एंगल ये पूरा आई होना चाहिए नॉर्मल के साथ। ठीक है, सो दिस आई माइनस आर। ठीक है ना, सो रे किधर बेंड हो गया है, रे बेंड हुआ है हमारा नॉर्मल की तरफ, एक्चुअली जाना था इधर लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। ठीक है, सो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा दैट इज द क्लॉकवाइज। इसको हम लोग ये बोलेंगे कि रे जो है ये क्लॉकवाइज बेंड हुआ, इस तरफ बेंड हुआ। ठीक है, सो दिस इज द क्लॉकवाइज डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। सो रे ऑफ लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड में, इसमें देख लीजिए रे ऑफ लाइट अगर डेंसर से n1 यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं n1 इज ग्रेटर देन n2, दैट मीन्स ये मीडियम डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। ठीक है, दिस इज द बाउंड्री। ठीक है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे। और अगर ये इंसिडेंट रे, ठीक है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, ये रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो क्या होगा, नॉर्मल से ये दूर जाएगा, नॉर्मल से ये दूर जाएगा। देखिए एक्चुअल में एंगल ये होना चाहिए, दिस इज द एक्चुअल पाथ, लाइट को ऐसे आना चाहिए था, बट रे क्या हुआ, आपने इस पाथ को छोड़ के उधर डेविएट हो गया। ठीक है, सो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हुआ, जो एक्चुअल आपका रे से ये एंगल रिफ्लेक्टेड रे बना रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको जाना था इस लाइन में लेकिन चला गया उधर, तो दैट मीन्स ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल से दूर गया। ठीक है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, सो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रे जाता है तो वो नॉर्मल से दूर जाता है। ठीक है, सो नॉर्मल से दूर चला गया, सो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ये वाला होगा जो एक्चुअल रे से ये बना रहा है। ठीक है, एक्चुअल पाथ से ये बना रहा है। ठीक है, सो डेल्टा कैसे निकालेंगे, सो यहाँ पर आर माइनस आई होगा, आर माइनस आई। सो रे किस डायरेक्शन में बेंड हुआ, ये क्लॉकवाइज बेंड हुआ। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हुआ, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज ना। अगर इस तरह से क्लॉक होगा तो इस तरह से रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है ना, घड़ी की सुई इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा और इस तरह से
घड़ी का सुई मोशन करता है, ठीक है, तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। सो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सो डेविएशन क्या निकला, आर माइनस आई, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इस मीडियम को समझना है। मीडियम जो है, ये जो हम लोग बाउंड्री बोल रहे हैं, मीडियम 1 मीडियम 2, ये कैसा दिखेगा। मान लीजिए इसका 3D डायग्राम अगर देखा जाए सो कुछ इस तरह से हम लोग मान सकते हैं। मान लीजिए ये एक मीडियम है ना। एक ग्लास ले लेते हैं जिसका मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दिया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और मीडियम ले लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, N1 N2, दो अलग अलग मीडियम है, ठीक है। ये मीडियम एक के ऊपर एक है। 3D व्यू देखिए। सो इसका जो फ्रंट व्यू देख रहे हैं ये वाला ना, दिस लाइन, दिस इज द बाउंड्री लाइन, ये आपका ये वाला है, ठीक है। और नॉर्मल, तो नॉर्मल यहाँ पर अगर हम डालेंगे सो इस सरफेस पर जो नॉर्मल होगा वो आपका ये मिडिल जो प्लेन है ना, ये बीच वाला जो प्लेन बनेगा उस पर भी ये नॉर्मल होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए इस पेज को हम लोग लेते हैं, इस पेज को, तो इस पेज पर नॉर्मल इस तरह से, ठीक है ना, ये नॉर्मल। तो ये नॉर्मल क्या होगा, थ्रू आउट सभी प्लेन पे होगा, नीचे वाले पे भी होगा, बीच वाले बाउंड्री प्लेन पर भी होगा, इस पे भी होगा, ठीक है। सो इस प्लेन का ना ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू दिस वन, ठीक है, ठीक है। अब जो रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। एक प्लेन का मतलब है कि अगर मान लीजिए इस तरह से हम लोग एक प्लेन मानेंगे, इस तरह से एक प्लेन मानेंगे, या यही एक प्लेन है, सो अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में होना चाहिए, मतलब इसी पेज में लाई करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से हो गया, नहीं, ये सेम प्लेन में नहीं हुआ, इस प्लेन को छोड़ दिया इसने, ठीक है, ये किसी और प्लेन में चला गया। अगर इसको हम लोग इस तरह से बोलेंगे कि दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, सो ये इस प्लेन में नहीं है ना, ठीक है, इसको समझ के चलिए। एक प्लेन का मतलब है कि ये इसी तरह से होना चाहिए, जैसे इस पेज पे हमने रखा है नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड। सिमिलरली अगर रिफ्लेक्टेड रे रहता सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। लेकिन अगर इसको हम मान लीजिए इस तरह से उठा दें, इस तरह से उठा दें कि नहीं ये इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे ये है, नहीं ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है ना। सो एक प्लेन में होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। सो अब आते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ पर। दिस इज द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 जिस मीडियम में लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो साइन आई, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, N1 साइन आई, ठीक है, यहां पर N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, दिस आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये ओबे होना चाहिए। दिस इज द स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब आते हैं कुछ और जानते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस किसको बोलते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस, स्नेल्स लॉ जान लिए, तो नॉर्मल इंसिडेंस देखिए, मींस रे ऑफ लाइट इस बाउंड्री पर नॉर्मली इंसिडेंट होगा इस तरह से, ठीक है। सो नॉर्मल अगर रे ऑफ लाइट इस मीडियम पर इंसिडेंट हुआ, मीडियम 1 पर, तो बाउंड्री पर भी नॉर्मल आएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ये भी नॉर्मल के लाइन में ही निकलेगा, ठीक है, मीन जैसे ये इंसिडेंट होगा नॉर्मली वैसे ही ये इमर्ज हो जाएगा। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इमर्जेंट रे, ठीक है, जो रे बाहर निकल रहा है इसको इमर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बाउंड्री। अब ये कैसे आया, सो देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे मेजर करते हैं, हम लोग नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं। तो यहाँ पर तो जीरो है क्योंकि रे ऑफ लाइट इसी लाइन में है, सो जीरो है, तो आई का वैल्यू जीरो होगा तो साइन आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। साइन आई जब जीरो होगा तो N1 साइन आई ये भी जीरो हो जाएगा, उसमें N2 से डिवाइड कीजिएगा तो भी जीरो होगा। सो डैट मीन साइन आर का वैल्यू जीरो आएगा। तो साइन आर अगर जीरो है तो आर का वैल्यू क्या आएगा, ये भी जीरो आएगा। मीन्स रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपका नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा, तो 0 डिग्री एंगल बनाएगा तो क्या होगा, इसी लाइन पे निकलेगा। सो दिस इज द इमर्जेंट रे, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। जैसे इंसिडेंस हुआ वैसे ही निकल गया, ठीक है, कोई इसमें डेविएशन नहीं हुआ। इसमें डेविएशन पूछेगा तो डेविएशन जीरो है, ठीक है, इसमें डेल्टा का वैल्यू अगर पूछेगा तो जीरो है, डेविएशन इज जीरो, क्लियर है, इसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल पर, ठीक है। सो देखिए क्रिटिकल एंगल को समझिए, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, ठीक है, सो ये फेनोमेना होता है, ठीक है। सो देखिए कैसे, अभी हमने बताया, इसको देखिए नॉर्मल इंसिडेंस को, ठीक है, रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंस हुआ इस तरह से निकला, तो जैसे ही ये रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, इस तरह का है ना, ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से इस तरह से एंगल बनाता हुआ इंसिडेंट होगा, ठीक है, मींस रे ऑफ लाइट थोड़ा इस तरफ बेंड होगा, तो जैसे जैसे ये बेंड होगा उस तरह से क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे भी इस तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है ना। सो मीन्स अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग आई मानेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग आर मानते हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे ये आई बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाओगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर रे आपका डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से दूर भागता है ना, ठीक है। सो जैसे जैसे आप आई को बढ़ाओगे ये आर भी बढ़ेगा। एक स्टेज ऐसा आएगा आई का, मीन्स एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एक स्टेज ऐसा आएगा जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। मीन्स आपने आई को बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। सो एक स्टेज ऐसा आया जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ इस तरह का है कि इसका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है। सो जब 90 डिग्री एंगल बनाएगा सो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, इस बाउंड्री को ग्रेज करेगा, ग्रेज, ठीक है, इस बाउंड्री को ट्रेस करता हुआ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस for which the angle of refraction is 90 degree or that angle of incidence for which the refracted ray grazes the boundary, ठीक है। angle of incidence for which angle of reflection become 90 degree or the refracted ray just grazes the boundary is called the critical angle of incidence, ठीक है। सो ये एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जिस एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड रे बाउंड्री को ग्रेज करे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और ये फेनोमेना कब होगा, जब डेंसर से रेयर में जाएगा, क्योंकि डेंसर से रेयर में जाता है तभी लाइट रे नॉर्मल से दूर भागता है, तो दूर भागेगा तभी ना ग्रेज करेगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं, इस फेनोमेना को बोलते हैं, ये जो ग्रेज करता हुआ निकला बाउंड्री को, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस। ये कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सो अब आते हैं, देखिए N1 आई की जगह पर साइन थीटा सी हो जाएगा, थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल, लेट थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सो N1 साइन थीटा सी इक्वल टू N2 साइन 90 डिग्री, आर का वैल्यू 90 डिग्री है और साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो साइन थीटा सी इक्वल टू N2 बाई N1 हो जाएगा, ठीक है। सो यहां से जब थीटा क्रिटिकल का वैल्यू निकालेंगे, सो थीटा क्रिटिकल इज इक्वल टू साइन इनवर्स N2 बाई N1, ठीक है। ये क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मीडियम डेंसर मीडियम इसका वैल्यू 1.4 दे दिया है, इसका 1 दे दिया है और क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकालना है, सो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। N2 N1 का वैल्यू पुट करेंगे, साइन इनवर्स लेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। दिस इज द क्रिटिकल एंगल, क्लियर है। इसको ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। अब ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या है, ग्रेजिंग इंसिडेंस जस्ट इसका रिवर्स फेनोमेना है। देख लीजिए, अगर मान लीजिए इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, मीडियम को चेंज नहीं करना है, N1 को नहीं चेंज करना है, N2 को नहीं चेंज करना है, ऐसे ही रखना है। अब अगर लाइट रे इस लाइन में इंसिडेंस हो, बाउंड्री पर इंसिडेंस हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो रे क्या होगा, थीटा सी पर इस मीडियम में बाहर की तरफ निकलेगा, मीन्स इधर से इस पर इंसिडेंस हो बाउंड्री पर, ठीक है, बाउंड्री को ग्रेज करता हुआ इंसिडेंस हो, तो क्या होगा, इस तरफ निकलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक है। सो आइए देखते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक है। सो देखिए सेम हमने चेंज नहीं किया, N1 है, N2 है, इसको हमने रेयर माना था, इसको डेंसर माना था, ठीक है। सो यहां से जब इंसिडेंस हुआ था सो इधर निकला था, लेकिन जब अब इस डायरेक्शन में इंसिडेंस होगा, देखिए डायरेक्शन क्या है, ये सेंटर की तरफ जा रहा है ना, ठीक है, सेंटर की तरफ जा रहा है इस तरफ। सो ये इंसिडेंट रे है, यहां पर इसको हमने मान लिया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। सो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो अगर इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो 90 डिग्री पर, ठीक है, किस मीडियम के रेस्पेक्ट में, रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में या फिर डेंसर मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ये डेंसर की तरफ निकलेगा क्रिटिकल एंगल पर, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा क्रिटिकल। ये रिवर्स फेनोमेना है ग्रेजिंग इमरजेंस का, ठीक है। सो ग्रेजिंग इंसिडेंस इसको बोलते हैं। अगर इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो तो इस डायरेक्शन में निकलेगा, इस डायरेक्शन में इंसिडेंस हो तो इस डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, ठीक है। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस केस में होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस में, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 कंडीशन बनेगा। 3 कंडीशन कैसे बनेगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल हो, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। ये 3 फेनोमेना होगा, ठीक है। सो आइए देखते हैं 3 कंडीशन। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है। सो क्रिटिकल एंगल से अगर कम है सो क्या होगा, सेकेंड मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट होगा,
ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में जब आई थीटा सी के बराबर होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तो उस केस में क्या होगा, लाइट रे जो इमर्जेंट रे होगा, जो रे इमर्ज करेगा वो क्या करेगा, बाउंड्री को ग्रेज करेगा इस तरह से, सो दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में 90 डिग्री होगा, ठीक है। थर्ड केस, अगर मान लीजिए आई का वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, सो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इक्वल था तो इसको ग्रेज कर रहा था, लेकिन अब फर्दर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, ये लाइट रे सेम मीडियम में जिस मीडियम में इंसिडेंट हो रहा है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगा। रिफ्लेक्शन सेकेंड मीडियम में होता है, लेकिन सेम मीडियम में वापस आ रहा है तो इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। सो अगर क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, सो लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। सो जब रिफ्लेक्ट होगा, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो जिस एंगल पर इंसिडेंट होगा इस नॉर्मल के साथ, उसी एंगल पर यह रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम में, अगर आई थीटा क्रिटिकल से ज्यादा है। क्लियर है, आपको ये एंगल मेजर कर लेना है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है होगा, ये 40 डिग्री है तो इसको भी 40 डिग्री ही बनाना है, ठीक है ना। सो दिस इज द थर्ड केस व्हेन आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब मान लीजिए आपको वैल्यूज गिवन है, इस तरह से कुछ वैल्यूज गिवन है, मींस हाउ टू प्लॉट रे डायग्राम फॉर द गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द n1 n2 वैल्यू, ठीक है। सो n1 मान लीजिए यहां पर डेंसर है, n1 का वैल्यू 1.4 है और n2 का वैल्यू 1 दिया है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट केस में आपको 30 डिग्री दिया है, सेकंड केस में 45.58 डिग्री है और थर्ड केस में 60 डिग्री गिवन है। आपको बोला कि इसमें ड्रॉ कीजिए रिफ्रेक्टेड रे या फिर रे अगर रिफ्लेक्ट होगा तो उसको ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो रे डायग्राम बेसिकली ड्रॉ करने बोलेगा, आपको इतना नहीं बताएगा कि नहीं रिफ्लेक्टेड नहीं, आपको बोलेगा ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, n1 n2 गिवन है, आपको क्या करना है, रे मान लीजिए इस तरह से इंसिडेंट हुआ, ये डायग्राम आपको दे देगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका क्रिटिकल एंगल निकाल लो। तो क्रिटिकल एंगल जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स n2 बाई n1 होगा। सो दिस वैल्यू बिकम्स 45.58 डिग्री, ये आ जाएगा, दिस इज द क्रिटिकल एंगल, इसका वैल्यू नोट कर लो, ठीक है। सो जब क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आपने नोट कर लिया, उसके बाद आप देखना कि ये आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम है या ज्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल से कम है, तो कम है तो रे क्या होगा, सेकेंड मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्नेल्स लॉ यूज करके हम लोग को निकालना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ यूज करके हम लोग को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जैसे सेकेंड केस में आई का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू सेम गिवन है जितना कि आपका क्रिटिकल एंगल है, तो इमर्जेंट रे क्या होगा, 90 डिग्री नॉर्मल से बनाता हुआ ये निकल जाएगा। आपको स्केल यूज करना है और ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी आता है प्रोटेक्टर वगैरह उससे यूज करके एंगल ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। सो ये 45.58 अगर दिया है, क्रिटिकल एंगल भी इतना ही है, सो आपको जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये इस सरफेस को ग्रेज करना चाहिए, आपको इस लाइन में ड्रॉ करके इसको 90 डिग्री दिखा देना है, ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल है। थर्ड केस में मान लीजिए आई का वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है, सो दिस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये हेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर आई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो क्या होगा, ये रे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। सो जब रिफ्लेक्ट बैक सेम मीडियम में होगा, सो आपको क्या करना है, इस एंगल को उतना ही ड्रॉ करना है जितना ये एंगल है, मीन्स अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री आपको ड्रॉ करके दिखा देना है, ठीक है। एरो इस तरह से दिखा देना है और बता देना है कि दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये कैसे होगा, सो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। सो जो फर्स्ट केस है ना बच्चों, फर्स्ट केस जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, सो वहां पर आपको स्नेल्स लॉ लगा करके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। सो देखिए फर्स्ट केस में क्या था, आई का वैल्यू 30 डिग्री था, तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2 दैट इज 0.5। सो n1 1.4 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू n2 दैट इज 1 साइन r। तो साइन r का वैल्यू जब यहां पर निकालेंगे, सो ये आपका 1.4 साइन 30 डिग्री बाई 1 दैट इज 0.7 आएगा। सो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.7। सो यहां पर ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमारे पास आ गया 44.42 डिग्री, ठीक है। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन था 30 डिग्री, आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टेड रे जो है इसके साथ
44.42 डिग्री बना करके दिखाना होगा। प्रोटेक्टर यूज कीजिएगा, स्केल यूज कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा इसको, ठीक है। सो ये प्रॉपर रे डायग्राम होगा फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस N1 एंड N2 वैल्यूज, ठीक है। रिफ्लेक्टेड केस जिसमें आई का वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा है, सो देखिए यहां पर हमने ड्रॉ कर रखा है। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड नहीं है तो सेम मीडियम में आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, ये आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इंसिडेंट रे आपको लिख देना है, ठीक है, इंसिडेंट रे। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। सो रिफ्लेक्ट होगा, सो सेम एंगल बनाएगा, सो ये भी आपको 60 डिग्री पर ही ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 70 डिग्री रहेगा, सो ये भी 70 होगा, ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा। क्लियर है ना? तो क्रिटिकल एंगल यही है ना? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री, ठीक है। और द रिफ्लेक्टेड रे जस्ट ग्रेजेस द बाउंड्री, ठीक है। इससे ज्यादा अगर एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो लाइट क्या होता है? सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। सो यही फेनोमेना जो है क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं।